मोअज़्ज़ज़ अहबाब अस्सलाम वालेकुम। आजकल मुल्क भर में पोर्न और डार्क वेब पर बात हो रही है। इसमें बहुत सारे पहलुओं पर रोशनी डाली गई है, मगर एक पहलू को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है। इन साइट्स पर जो कुछ बराह रास्त शिकार के साथ होता है वो सबको मालूम है, लेकिन जो इसका अनडायरेक्ट शिकार होता है इसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है। पोर्नोग्राफी एक ऐसा मकरूह धंधा है जिससे सिर्फ सारफ ही नहीं बल्कि इसके साथ रहने वाले भी मुतासर होते हैं। पोर्न फिल्में देखकर कोई अपनी आंखें नहीं फोड़ लेता, बल्कि वो अपने साथी के लिए एक अजाब बन जाता है। ये फिल्में जिनसी मरीज देखते हैं अपने इत्मीनान के हसूल के लिए। ये मरीज घर वालों को और अपने साथी को बुरी तरह बर्बाद करते हैं। जो कुछ होता है वो उतना ही रूह फरसा है जितना कि किसी के साथ जबरदस्ती या ज्यादती करना होता है। जो भी अफराद इन साइट्स को विजिट करते हैं वो इस नज़ारे को अपनी पार्टनर पर भी आजमाते हैं, जो कि बहुत गौरतलब पहलू है। यह दिल दहला देने वाली कहानी एक नौजवान लड़की की सच्ची दास्तान है जिसने अपने इस तजर्बे को लोगों के साथ शेयर किया है। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले आप सब दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब करने की दरख्वास्त है। वो बताती हैं, मेरे शोहर की कुछ आदत हैं जो वो नहीं बदल सकते, मगर मैंने हालात से टकराने का फैसला कर लिया था। ये नहीं मालूम था कि मेरे हक में हर तदबीर उल्टी पड़ जाएगी। 2007 में मैंने डॉक्टर के साथ अपनी मुश्किल का इजहार करके अपने ज़हनी सुकून और आसूदगी के लिए अपनी बच्चादानी निकलवा दी, ताकि जो जिस्मानी और रूहानी अजियत मुझे इन 7 दिनों में मिलती थी उससे निजात पा जाऊं। इन दिनों में शोहर के साथ हम बिस्तरी मुझे अपनी नज़र में एक कुतिया से भी हीच कर देती थी। यह सिलसिला 1987 में मेरी शादी के 1 माह बाद ही शुरू हो गया था। वो बताती हैं कि पोर्न फिल्मों में बेलबास मर्द देखना भी किसी अजियत से कम न था। मैंने अपने मेके और ससुराल के चंद लोगों को इस सूरत हाल का बताया तो सब अपना मुंह इधर उधर कर गए। कोई भी जवाब, यकीन जाने कोई भी जवाब दिए बगैर सब लोग मेरे शोहर की इस्लाह किए बगैर ही महफल बर्खास्त कर देते। मैं एक FA पास बिन बाप के लड़की थी। मेरी 4 और बहनें भी थीं, सो मुझे खामोश रहना था। मैं खामोश रही। शोहर की बरबरीत खामोशी से कबूल करने की सूरत में शाबाश और बासूरत जिंदगी की फराहमी ने मुझे आहिस्ता आहिस्ता स्टॉकहोम सिंड्रोम नामी जहनी बीमारी में मुब्तला कर दिया था। इस बीमारी में अब्यूज़र से मोहब्बत हो जाती है, क्योंकि बिलाखिर शिकार को वही शख्स तमाम दुनिया से ज्यादा बेहतर नजर आ रहा होता है और किसी हद तक वही निजात दहिंदा भी होता है, और बच्चों के हवाले से खुद शिकार के साथ बाकी मामला जिंदगी में तावन बरतने के हवाले से वही अब्यूज़र निजात दहिंदा लगता है। इस बीमारी ने और फिर मुझे मेरे हालात ने हमेशा उसके साथ बांधे रखा। मैं बीमार थी और लोग मुझे खुश समझते थे, मगर सुकून खत्म हो गया था। इस सर्जरी के बाद 3 माह तक सुकून रहा। फिर एक दर्द देने वाले अजाब का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ। वो एक तशद्दुद पसंद जिनसी मरीज था। बाकी दिनों में उसे मेरी जात के साथ उतनी दिलचस्पी नहीं होती थी जितनी कि उन खास दिनों में। वजह साफ ज़ाहिर है कि इसे मालूम था कि मेरा अनकार ही है। अनकार के बाद तशद्दुद जहनी मरीजों के लिए आसूदगी का बायस होता है। मैंने अनकार की वजह ही ख़त्म कर डाली। अब वो क्या करे? इसने एक नया तरीका अपनाया, गैर फितरी, गैर अखलाकी, शदीद जिस्मानी अजियत देने वाला। मेरी पुकार का मरकज सिर्फ रब होता था। माँ माँ कहने के लिए मैं बड़ी हो चुकी थी, या फिर इस दरिंदे की मिन्नत समाजत, और फिर सब कुछ बेकार। सामीन इकराम, अभी और भी इम्तहान बाकी थे। मुझे शदीद डिप्रेशन रहने लगा, जिसके लिए मैं ख्वाब आवर गोलियां खाने लगी और धीरे धीरे एक बेजान लाश बनकर बिस्तर पर पड़ने लगी। पोर्न फिल्मों का शौकीन शोहर रफ्ता रफ्ता अपनी मर्दानगी से हाथ धोने लगा। कई साल से मुसलसल व्यागरा खाने की वजह से इसे अब यह दवा कोई फ़ायदा ना दे रही थी, और मज़ाहमत जो कि तनाव और हिजान का बायस बनती है वो भी बंद हो चुकी थी। मगर दिमागी तरगीब इसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। ये एहसास कि मैं नामर्द हो रहा हूँ मर्ज में इजाफे का बायस बना। हर कोई ये फेज़ बखुशी कबूल नहीं करता। फिर इसके बाद आई डार्क वेब की बारी। जिनसी मरीज आम जिस्मानी मरीजों से ज़्यादा अपनी कमज़ोरी के बारे में फ़िक्रमंद होता है। अपने जैसी जहनियत रखने वाले दोस्तों में से एक इंटरनेट के माहिर ने इसे एक वेबसाइट के बारे में बताया, जिस पर खुफिया कोड डालकर कुछ नया जानदार देखने को मिलता है, और यूं जिंदगी की बेरौनक रातों में रंग भर जाता है। 10,000 के एवज इस दोस्त ने वो खुफिया कोड जो इसने खुद भी हैक किया था मेरे शोहर को दे दिया। इस साइट में 3 बरसों की रजिस्ट्रेशन होती है। किसी भी करेंसी की सूरत में वो अदायगी कर दी गई।
पहली फिल्म के बाद ही सुबह को मेरी याददाश्त कम थी। मुझे कुछ याद नहीं था कि मेरे बच्चे कितने हैं, मैं रात को कब अस्पताल गई और कब वापस आई, जिस्म से कहां से खून टपक रहा है, जुबान पर जख्म है जिसकी वजह से मैं चाय भी नहीं पी पा रही। 7 साल बच्ची तो मर जाती है, ये सब सह नहीं पाती, मगर 2010 में 45 साल की हो चुकी औरत जिंदा बच जाती है। याद रहे कि मैं कई दिमागी बीमारियों का शिकार हो चुकी थी, पता नहीं क्यों। 2 साल कमोबेश यूं ही होता रहा, मगर अभी दिल बस्तगी के लिए और भी सामान करना थे। साहब ने इसी डार्क वेब पर एक खाना खोला कि जवानी वापस कैसे हासिल की जाए। तो इसमें से मुजरब नुस्खा निकाला कि अपनी बीवी को अपने सामने किसी दूसरे मर्द के साथ सुलाओ। इसी साइट पर कई अफराद और जोड़े अपनी जरूरत और खिदमत के लिए बैठे थे और लाइव सीन भी देखने को मिलते थे। और 2012 की जनवरी से मेरी ट्रेन का आगाज हुआ। दिन रात मुझे लर्जा देने वाली फिल्में दिखाई जाती। हम बिस्तरी के दौरान मेरा नाक मुंह बंद करके इस हाल तक पहुंचाया जाता कि मैं गैर मर्द के लिए बेझिझक हो जाऊं और इसे अपना नजारा करने दूं और इसे नाम लेकर पुकारूं कि मेरे पास आओ और मुझे यूं बरतो। यहाँ पर एक बात वाजे कर दूं कि मुझे पहले ही वार्निंग दी जा चुकी थी कि बात अगर बाहर गई तो वो मुझे चुराहे में ला खड़ा करेगा, और उसने ये किया भी। मैंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि बात कमरे में ही दफन रहे, क्योंकि कमीनेपन में इंसान फिर किसी भी हद तक जा सकता है। स्काइप पर यह तमाशा चलता रहता, मगर मेरा मुसलसल इनकार ना रहता। यकीन करें, ये इनकार मैंने अपनी इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं किया था, मुझे अपने शोहर की मोहब्बत ने यह इनकार करने पर मजबूर किया। खुदी और सेल्फ रिस्पेक्ट मुझ में बाकी ही नहीं थे। मैंने मजहबी, माशरती और इस काम के बाद पैदा होने वाली जहनी उलझन के बारे में अपने शोहर से तफसीली बात की, मगर वो नहीं माना। फिर जून 2012 में एक ऐसा दिन आया कि स्काइप पर नीमूरियाँ होने वाली मुझे धोखे से किसी और के सामने ला बिठाया गया। मुझे अभी भी लग रहा था कि ये अमानत में खयानत है और मैं ये खयानत नहीं कर सकती। अब वक्त था कि मैं ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाऊं। भाई को बताया कि ये सूरत हाल है, इसने मुझे अपने घर बुला लिया, मगर मैं नहीं गई। फिर न जाने कैसे मैं लव हेट रिलेशनशिप से बाहर आ रही थी और मुझे कुछ होश आने लगा था कि मैं एक माँ भी हूँ और मेरा शोहर मेरी बच्चियों के लिए भी एक खतरा बन सकता था। हो सकता है कि ये डिप्रेशन के इलाज का नतीजा हो कि मैं मुस्बत सोचने लगी थी, या फिर मेरे अंदर की ममता जाग गई थी। 3 जवान बेटियों को नीम पागल तशद्दुद पसंद जिनसी भूख के मारे दरिंदे के पास कैसे छोड़ देती। फिर मैंने हिम्मत की और बेटे को बताया। इसने बाप के पैर पकड़े, मगर वो सफाक आदमी मुकर गया कि ये सब कुछ झूठ है। मेरा ऐसा कोई थ्रीसम करने का इरादा नहीं, मगर पीसी में कमरा बुक हो चुका था। फिर मैं एक शाम खामोशी से वहां लाई गई। मुझसे फोन ले लिया गया था। जिस्म पर अनकार की वजह से नील थे और पसलियों पर मार की वजह से मेरी सांस भी फंस रही थी। पर मैंने हवास को बहाल करते हुए कमरे में इस दूसरे मर्द के आने से पहले शोहर के फोन से चोरी चोरी बेटे को बचाओ, मैं पीसी में हूँ का मैसेज कर दिया। बेटा आया, हाथापाई हुई और मैं घर आ गई। फिर इसके बाद एक अलग कहानी शुरू होती है कि कैसे मुझे बद किरदार साबित किया गया और मैं किस किस खानगी अदालत में रुस्वा की गई। जहां डार्क वेब नन्ही कलियों को मसल कर रोशन की जाती है, तो वहीं इन कलियों की माएँ बहनें इस आंखों को अंधा करने वाली आग जैसी रोशनी में अंधेरी जिंदगी गुजार रही होती हैं। मैं मुजरम ना होते हुए भी एक सवालिया निशान हूँ, क्योंकि मैं जिंदा हूँ। वो बताती हैं कि एक अजीब सी शक्ल आजकल मेरे जहन में उभरती है। जब ऐसी ही किसी कली या किसी फूल जैसे बच्चे का जिक्र हो रहा हो, मुझे इन बच्चों में अपना आप नजर आने लगता है। यकीन जाने खुदकुशी हराम ना होती तो मैं मर कर इस अजियत से छुटकारा हासिल कर लेती। मुझे कोई बच्चा या बच्ची चीखती सुनाई ना देती। मुझे अपने आंसू जो इस वक्त भी बह रहे हैं, अपनी 2 तस्वीरें मेरी नज़र में घूमती हैं। इन्हें मैं लफ्ज़ नहीं दे सकती, शायद इसलिए बच्चे मर जाते हैं। वो क्या बताएं अपना एहसास जब मैं नहीं बता पा रही मुकम्मल तौर पर। मैं साल भर से ये मजमून लिखना चाह रही थी, मगर हिम्मत नहीं हो रही थी। एक ज़हनी करब को वापस अपने रूबरू खड़ा करना आज भी उतना ही मुश्किल है। रहम मेरे मालिक रहम, ए ताकतवर रहम, ए बेशऊर कौम की फसल पैदा करने वालों रहम। नन्ही बच्ची नहीं बता सकती, आप सिर्फ अंदाजे लगा सकते हो और दुखी हो। मुझ पर बीती है मेरी सुन लो और अब कुछ कर लो। मेरी आवाज़ मेरे खानदान के मर्दों की पगड़ी उछाल देगी और औरतें अपना मुंह छुपाएंगी। इसलिए बंद थी मैं आज तक, मगर मैं भी क्या करूं, ये चुप मेरी जान भी नहीं ले रही और जीने भी नहीं दे रही। सो मैं बोल पड़ी। इन अंधेरी साइट्स का तल्लुक माशियात के तलब और रसद के कानून से जोड़ा जा सकता है, मगर इसमें मतवाजन लचक नहीं है।
यहाँ तलब का ग्राफ रसद के ग्राफ को सेट करता है। रसद अगर रोक भी दी जाए तो तलब किसी और तरह पूरी कर ली जाएगी। मसलन जो कुछ फिल्मों में होता है घरों में होगा। चौक चौराहे चार दीवारी कुछ भी हिफाजत नहीं कर पाएंगे। तलब को बदलो, रवैये बदलो, रवाज बदलो, समाज बदलो, ये तभी होगा जब आप खुद को बदलोगे।